दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी खबरों और खबरों के विश्लेषण के अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख। मित्रों, 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ खड़ा हुआ है और पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसकी चर्चा शुरू हो गई है। हर क्षेत्र में, कारपोरेट में भी और दूसरे व्यापार के भी क्षेत्र में। लेकिन जो 2024 के लिए दो मुद्दे या दो बातों पर बहुत ज्यादा चर्चा उसके पहले हो रही, दोनों राजनीतिक बातें, एक तो राम मंदिर का मुद्दा है और दूसरा ईडी का मुद्दा। अब 2024 चुनाव में राम मंदिर और ईडी के सहारे अपनी वैतरणी नरेंद्र मोदी साहब पार करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव दिख रहा है? चलिए सिलसिलेवार बात करते हैं। पहले राम मंदिर पर बात करें। राम मंदिर पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, होना चाहिए। राम मंदिर का हालांकि अपूर्ण है, बहुत सारे साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं कि अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, हम राम मंदिर के नाम पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, राम मंदिर का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग इसको विरोध में हैं। अभी किसी ने और बोला है कि भाई बिना जानकी के राम को प्रतिष्ठित मत करिए। यह तमाम साधु संत इसके विरोध में हैं। कई साधु संत बोलते हैं, शंकराचार्यों ने भी बोला, लेकिन हम विवादों को नहीं उठाना चाहते। हम सिंपली राम मंदिर को स्वागत करते हैं और 22 जनवरी को हम उनकी अर्चना करेंगे, अपने घर पे रहकर भी थोड़ा पूजा पाठ करेंगे। ऐसा लगता है कि ऐसा सब लोग करें, लेकिन ये पूजा पाठ जो है हम राम की करेंगे, हिंदुत्व की करेंगे। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को मुझे नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा और आगे बता रहा हूँ कि जिस गलत फहमी के साथ राम मंदिर को आगे लेके चला जा रहा है भाजपा द्वारा, मैं वही जानना चाहता हूँ। हम लोगों ने देखा, मैंने तो देखा ही है, अपनी आंखों से देखा है। राजीव गांधी ने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के साथ में उन्होंने जाके राम मंदिर का ताला तोड़ा था, खोला था। उसके बाद हमने देखा कि मंदिर की शहादत भी देखी। मैं तो भाई जब उस समय धार्मिक पत्रिका में था, बम्बई टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मैं वहां पर था। एसपी सिंह थे जो आज तक के संस्थापक हैं, और भी बहुत सारे पत्रकार वहां पर उपस्थित थे। उसके बाद हमने ये भी देखा साथ में ही, पहले या बाद में, कि अडवाणी की सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई, राम रथ यात्रा, राम मंदिर निर्माण की यात्रा। हम निर्माण शब्द पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो उसकी यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई और पूरे वो बंबई में भी जहां हम रहते हैं वहां से गुजरी। अडवाणी साहब थे, उनके साथ प्रमोद महाजन थे, बीच में कई बार नरेंद्र मोदी जी भी थे, लेकिन मैं तो प्रमोद महाजन को देखा बंबई में। और बहुत सारी चीजें हुई। तो इन वहां पर हालांकि वो यात्रा पूरी नहीं हुई और लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी को बिहार में अरेस्ट कर लिया और तब सरकार भी गिर गई। जो केंद्र में सरकार थी शायद मोरारजी देसाई की, अटल जी ने समर्थन वापस लिया था। वो पत्र लिखते हुए कुछ फोटो मेरे अभी भी जहन में है। तो राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन था उसको कई चरणों से पिछले 3 दशकों से अधिक हम सब लोगों ने देखा। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी, फैसला दिया। उस पर हम कोई विवाद, हम किसी पर राम मंदिर के मामले में हम विवाद नहीं प्रस्तुत करना चाहते। राम के प्रति सम्मान है, प्रणाम है। राम मंदिर के निर्माण को जहां तक राम मंदिर निर्माण की बात है, तो भाजपा ने बहुत सारे प्रयास किए, प्रदर्शन किए, उनके पास बहुत सारे मुद्दे नहीं थे, लेकिन 2 सांसदों की पार्टी थी। मगर राम मंदिर निर्माण आंदोलन शुरू करके भारतीय जनता पार्टी 2 से 302 सांसदों की पार्टी बनी। अब जाकर राम मंदिर का निर्माण हो गया और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है। ये सारी बातें टूटे फूटे ढंग से तो मैंने आपको
अब बात शुरू होती है राम मंदिर 22 जनवरी से। 3 दशकों से शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण आंदोलन 22 जनवरी को खत्म हो जाएगा। मैं ये बात 22 जनवरी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 30-35 साल पहले शुरू हुआ राम मंदिर निर्माण आंदोलन वो तो समय वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक दैट मूवमेंट विल बी डिसॉल्व्ड। तो 35 वर्ष से जिस आंदोलन को पालते पोसते भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 तक पहुंची, उस आंदोलन को 22 जनवरी को समाप्त हो जाना है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो क्या अब भी आप देखिए तो कोई भी आंदोलन अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद स्वतः ही खत्म हो जाता। तो अब हालांकि किसान आंदोलन खत्म हुआ, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, उसकी पूर्ति नहीं हो, लेकिन वो खत्म हो गया। उसी तरीके से बहुत सारे आंदोलन खत्म हो जाते हैं। ड्राइवर अभी उनका आंदोलन था, बिना उनके उद्देश्यों की पूर्ति के ही खत्म हो गया। तो आंदोलन जब खत्म हो जाते हैं तो फिर उनको पुनर्जीवित करना फिर तो कोई मतलब भी नहीं हो। राम मंदिर निर्माण आंदोलन तो पुनर्जीवित का सवाल इसलिए नहीं उठता कि राम मंदिर का निर्माण हो गया तभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो क्या 22 जनवरी को अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचकर राम मंदिर निर्माण आंदोलन अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा और राम मंदिर से जुड़ा जन उत्साह भी धीरे धीरे कमतर होता रहेगा। तो फिर 22 जनवरी के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तक जितने चुनाव हुए पिछले 30 सालों से, वो हर चुनाव में राम मंदिर निर्माण आंदोलन का प्रभाव रहता था और उसका फायदा भाजपा को होता था। लेकिन अभी जो 2024 का चुनाव आएगा उसमें तो ये रहेगा नहीं ना। राम मंदिर निर्माण आंदोलन तो खत्म हो जाएगा 22 जनवरी को। अब कौन सा इनका राम मंदिर आंदोलन रहेगा? ना तो ये आंदोलन रहेगा, न इसका प्रभाव रहेगा। तो मैं इस पॉइंट पर आना चाहता था कि राम मंदिर के सहारे 2024 के चुनाव में अपनी वापसी की आशा लगाए बैठी भाजपा, नरेंद्र मोदी क्या क्या इसका लाभ उठा सकते हैं? शायद नहीं हो सकते, क्योंकि राम मंदिर निर्माण अगर पूरा हो गया, उसका आंदोलन का उद्देश्य भी पूरा हो गया। ऐसे में भाजपा इसकी सफलता का ढिंढोरा पीट कर जनता के भीतर वो उत्साह पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्साह तो निर्माण के पूर्व था। हमने वो देखे हैं बड़े आंदोलन, जनता पार्टी का शासन देखा हमने, कई अपनी जिंदगी में आंदोलन देखे। राम मंदिर का भी हमने देखा, चुनाव में भी राम के नाम के नारे लगते हुए देखे, सरकारें बदलती देखी। अब कौन सा नारा लगेगा? अब चूंकि राम मंदिर निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया है, तो ऐसे में भाजपा जो इसकी सफलता का ढिंढोरा पीटेगी तो क्या पीटेगी? अब तो निर्माण हो गया, तो भाजपा के अंदर थोड़ा बहुत बचेगा, उसको खींचेंगे, अरे हमने बना दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन आम हिंदू का जो एक आंदोलन था, एक जो उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। इसलिए राम मंदिर निर्माण आंदोलन अब 22 जनवरी को जब खत्म हो जाएगा तो मतलब मेरे ख्याल से इसके बाद इसका प्रभाव चुनाव में नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि 22 जनवरी के तुरंत बाद हो सकता है नरेंद्र मोदी चुनाव घोषित कर दें। अगर चुनाव घोषित कर देंगे तो इसका आंशिक फायदा मिलेगा, क्योंकि निर्माण आंदोलन खत्म हो जाएगा। निर्माण होने के साथ निर्माण आंदोलन खत्म। अब क्या उद्देश्य बचा? भाजपा के पास कोई उद्देश्य नहीं। अभी आप वो लकीर पीटते रहिए, हमने बनवा दिया, कितने दिन बनवाया, यही चिल्लाएंगे 2 साल। क्या इस देश में बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किए, तो वो उसके चिल्लाने का क्या होता? तो अभी आप निर्माण के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हाँ, अगर पहले 22 जनवरी के साथ ही चुनाव हो जाते हैं तो शायद इसको भाजपा का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर नियत समय अप्रैल मई में चुनाव हुए तो एक चीज तय है कि तब तक राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव लगभग समाप्त की ओर होगा, वो उत्साह समाप्त की ओर होगा। मैं राम को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, उनके मंदिर की स्थापना मेरे लिए भी खुशी की बात है। लेकिन अप्रैल मई तक जो आबादी है, लगभग 60% आबादी,
उस आबादी में पिछड़ा वर्ग है, उसमें ओबीसी है, उसमें दलित है, उसमें महादलित है, उसमें अति पिछड़ा है, उसमें आदिवासी है, ये तमाम 60% वोटर जो है, 60-62% वोटर, तब तक राम मंदिर आंदोलन के अगर प्रभाव में भी होगा तो उससे मुक्त हो चुका हो। अप्रैल मई के चुनाव में इस वर्ग पर, इस जातीय जनगणना का प्रभाव तो होगा, लेकिन राम मंदिर के आंदोलन, राम मंदिर निर्माण के आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं होगा। और ये सारे वोटर इस हिंदुत्व के आंदोलन से अलग होकर वे अपने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी वाले आंदोलन में चले जाएंगे। लोगों के अपने भी भगवान, जो सफाई कर्मी हैं उनके वाल्मीकि, जो लोहे का काम करते हैं उनके उनके हैं विश्वकर्मा, उसी तरीके कबीरपंथी हैं, तमाम हिंदू हैं और तमाम भीम समर्थक हैं, है ना। तो अब राम मंदिर का जब आंदोलन खत्म होगा, अब उत्साह खत्म होगा, निर्माण आंदोलन तो खत्म ही हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं, वो तो निर्माण हुआ, आंदोलन खत्म। लेकिन उसके बाद जो ये 60% प्लस इनके साथ ये जो 62% लोग हैं, इनके अपने सोच होंगे, इनका अपना वो रहेगा, तो क्या ऐसे में 2024 चुनाव जीतने के लिए अपूर्ण राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, क्या उसका फायदा भाजपा को नहीं होगा? मैं बहुत सारी बातें नहीं उठाया, मैंने बड़े विवाद मैंने नहीं उठाए, मैंने तो सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि राम मंदिर निर्माण हो जाएगा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। मैं राम को अभी से प्रणाम करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ कि ये आंदोलन 22 जनवरी के बाद 2-3 दिन में इसका उत्साह खत्म हो जाएगा। भाजपा पोस्टर बैनर लगाती रहे, लेकिन आम हिंदू को इससे बहुत सारा कोई मतलब नहीं है, उसके पास रोजी रोटी और दैनंदिनी की तमाम चीजें हैं, उसका है। तो एक तो ये, दूसरा मतलब राम मंदिर का खेल है ना, अब इसको बढ़ा के बोले कि राम मंदिर और ईडी का खेल। दूसरा जो प्रभावशाली चीज है वो है राम मंदिर के बाद ईडी जितना राम मंदिर का नाम हो रहा है सुनने में, उतना ही ईडी का भी आ रहा है। ईडी को पहले बड़ा लोग डरते थे, अरे ईडी नेता भी डरते थे, लेकिन राम मंदिर के उत्साह के शोर में अब नरेंद्र मोदी और भाजपा क्या चाहते हैं कि राम मंदिर का उत्साह जब हो, 22 के करीब हो, 22 जनवरी के करीब हो, और बहुत सारी राम लला हम आ गए हैं, मंदिर यहीं बनाए रहे हैं, ये सारे नारों के बीच में वो चाहते हैं कि ईडी के लगभग 2 सीएम, दो जो चीफ मिनिस्टर हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन और दूसरे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उस उत्साह के बीच इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, शायद उनका ये रहेगा। तो यही सोच है मोदी जी, ईडी से प्रहार और राम का श्रृंगार। तो इस बात पर वो साथ में चल रहे हैं, और ईडी का इतना कसाव किया, उसके 2 नुकसान हो रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को। आपने अरविंद केजरीवाल पर आपने 3 सम्मन भेज दिए, हेमंत सोरेन को 7 सम्मन। अरे बड़ा मतलब इस पर तो ईडी के अपमान पर तो पूरी की पूरी एक किताब अगर कहा जाए तो, मुझे प्रकाशक है संपर्क में, वो लिखने को बोलते। क्या बोले कि पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले उनको मारपीट के भगाया गया ईडी के अधिकारियों को। क्या ये लिखा जाए? क्या लिखा जाए कि राजस्थान में गहलोत ने क्या बोला था? तब मैं थोड़ा मैं वो हुआ था कि कहाँ ईडी पहुंच गई। उन्होंने बोला था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के समय गहलोत ने बोला, राजस्थान में कुत्तों की तरह ईडी घूम रही। बताइए, पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले मारे गए, राजस्थान में कुत्ता बोला गया, और हेमंत सोरेन को 7 सम्मन, अरविंद केजरीवाल को 3 सम्मन, तेजस्वी यादव दीक्षित में। थोड़ा सा एक आपको खबर दिखाता, एक खबर है कि ये देखिए आप, मैं इसी को ला रहा हूं, जिसके खाते में 450 रुपए
उसे भी ईडी का सम्मान। ये आपको आज का सामना अखबार, ये मैंने दिखाया कि 450 रुपए तमिलनाडु के एक किसान के अकाउंट में है, उसको भी भाई ईडी का सम्मान। वो कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहा है? उसमें क्या हुआ? उसका एक खेती का उसमें है क्या फैक्ट कि खेती का कोई झगड़ा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति है वो इन पर दबाव डालना चाहता, तो उसने एक गलत सलत मुकदमा ईडी का करवा दिया। अब ईडी वाले अफसर लोग, अरे भाई आप लोग IRS बन के आए हैं यार, आप वो 450 रुपए जिसके अकाउंट में, उसको नोटिस देने के पहले सोचना तो चाहिए था। आपका एक डायरेक्टर अरेस्ट हो चुका है, मीना, 15 लाख रुपए लेते हुए। ये तो आपकी कारस्तान है। 1% तो आपका जो है कन्विक्शन रेट नहीं है। आप खाली तमाम फाइलें बनाते, तमाम दे आते हैं। सरकार बदलेगी तो आपको भी तो कुछ जवाबदेही रहेगी ना। जो ये सौरभ प्रवीण जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उनसे भी पूछा जाएगा ना बुला के, आपने क्या हुआ, जिसको चाहा ये 450 रुपए जिसके अकाउंट में उसको भेज दी। आपने तमिलनाडु में ये किसानों को, और दूसरा आपने पश्चिम बंगाल में आपको मारपीट के भगाया गया। मीणा साहब कैसे अरेस्ट हुए? 15 लाख वाले अरेस्ट हो गए क्योंकि वहां अशोक गहलोत का शासन था। लेकिन कितने इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर साहब, थोड़ा निर्मला रमन थोड़ा सोच लीजिए, और अमित शाह भी गृह मंत्री जी, कि एक तो ईडी का डायरेक्टर 15 लाख लेते हुए अरेस्ट हो गया, प्रमाणित हुआ, लेकिन कितने नहीं अरेस्ट हुए और कितने लाखों ले गए? क्या ये जो वर्तमान रिजीम है ईडी की, जो नई सरकार आएगी तो क्या इनके ऊपर भी सीबीआई की कार्रवाई की जाएगी? इनकी भी मनी, इनके भी आय से के स्रोत और आय से अधिक संपत्ति के की जांच इनकी भी शुरू होगी क्या? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब इसके बीच में हेमंत सोरेन टकराया बहुत। मैं तो सबसे पहले हेमंत सोरेन की हिम्मत की दाद देता हूँ। पहली नोटिस में उसने कहा नोटिस वापस लो, मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ। वेरी गुड। ये होती है ईडी से टकराना। ईडी को लत्ता बना के रख दिया। 7 संबंध हो गए, वो गया नहीं जवाब देने। ऐसे युवा नेता होते हैं, ऐसे होते हैं सत्ता से टकराने वाले, अहंकारी सत्ता से टकराने वाले। 7 संबंध में नहीं गया, मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार है। भाजपा ने बोला कि आइए मैं आपको मुख्यमंत्री बना रहने देता हूं, हमारे साथ सरकार बनाया। हमें नहीं चाहिए, हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आपको अरेस्ट करना कर लीजिए। इस्तीफा देके उसने अपने मीटिंग में अपने सारे विधायकों और कांग्रेस के विधायकों से बात करके तैयार कर लिया। शायद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल तो गए थे अपने पूजा पाठ, मतलब वो करने, विपश्यना करने जाते हैं, डायबिटिक हैं और विपश्यना करने जाते हैं। IRS हैं, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उन्हें समाज की जानकारी है कि उन्होंने किस ढंग से समाज में काम किया NGOs के माध्यम। वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री किसी की कृपा नहीं बने। वो कोई मोहन यादव नहीं है, वो पंडित जी नहीं है, मोहनलाल शर्मा, क्या नाम है शर्मा जी वहाँ के, इसे मुख्यमंत्री बनाए कि नाम भी नहीं याद आता है। राजस्थान के एक साय साहब है, उनका भी नाम अभी याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप अचानक उठा के बिना बना देते हैं। पहला MLA जीता, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि आपका ठप्पा लगता रहे, आपका मोहर बन के रहे। वो आपका अधिकार है, आप करते रहिए। तो ईडी का इस तरह राम मंदिर के चुनावी शोर के बीच में अरेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्या? अरविंद केजरीवाल ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, चुनौती दी, मैं आ रहा हूं। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे ना? कितने दिन करोगे? अप्रैल मई में तो आपकी सरकार जा ही रही, हर कीमत पे जा रही है। वो मुकालता छोड़ दीजिए कि 3 विधानसभा आपने जीत लिए तो आप अब हैट्रिक बना लेंगे। इन तीन विधानसभा की 65 सीटों में केवल 3 विपक्ष के पास थी, 65 में 3 विपक्ष के पास थी। अब तो वहां लोकसभा की 3 से आगे ही बढ़ने वाले, 20-25 बढ़ेंगे, वहां पर भी आप हारने वाले हो। लीगली, मतलब जो एकदम साफ दिखता है कि हारो। विधानसभा के चुनाव से अब लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
इंडिया अलायंस की सरकार बनना लगभग तय हो चुकी, तो हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लेंगे, वहां पर सीटें बढ़ जाएंगी। केजरीवाल को अरेस्ट कर लेंगे, वैसे भी केजरीवाल को 13 पंजाब और 7 दिल्ली, 20 सीटों में उनको, उनकी कांग्रेस के साथ भागीदारी, उनको आप अंदर डाल देंगे तो ये 20 की 20 भी जीती भाई लग रही हैं। शाहिद भी एक आध आपको मिल जाए, नहीं मिल पाएगी। और मुझे मालूम है 7 में 7 में आपका डब्बा गोल हो जाएगा दिल्ली में। तो बहुत सारी चीजें हैं। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अरे यार ये किस मिट्टी के बने? ये देश का नया नेतृत्व है जिसे देखकर हम लोग इस दुनिया से विदा लेंगे। तेजस्वी यादव बोलते हैं, वो तो मिलिट्री स्कूल में शायद पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, बोले यू आर मोस्ट वेलकम इन माई हाउस। आओ, ईडी वालों हंस के बोलते हैं आओ आओ, आपका बहुत स्वागत है। और बल्कि तेजस्वी यादव ने तो बोला मेरे घर में, मेरे ऑफिस में आके अपना ऑफिस बना लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। बोलिए इससे ज्यादा अपमान ईडी का होगा? एक अहंकारी शासक ने अपना अहंकार का, अपना चुनाव जीतने के लिए, अपने अहंकार के पोषण करने के लिए उन्होंने ईडी को इस लेवल पर उतार दिया कि कोई जा ही नहीं रहा है, छू 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 हो गया ईडी। और वहां पर पश्चिम बंगाल में, अब जूता लाग तो नहीं कहूंगा, मुहावरा है, मारा पीटा गया। दूसरे दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक तो तेजस्वी यादव, दूसरा डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी सुना है, उनको भी ईडी चली गई। वो पहले भी नहीं डरे, इतना डराया उस समय कर्नाटक में भाजपा का शासन था, वो एकदम कर्नाटक में जमा रहा। वो पैसे वाले भी हैं, उनको भ्रष्टाचार का या जो भी है, वो तो हम कानूनी दाव पेश में नहीं, लेकिन वो एक ईमानदार। उन्होंने क्या किया, आपका कर्नाटक के साथ आपका तेलंगाना भी ले गए ना, खत्म कर दिया तेलंगाना। आपके जो वहां पर 29 सीटें हैं, 129 में 29 है ना साउथ में, वो 29 भी जाने वाली हैं। आपने डीके शिव कुमार को छोड़ दी, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती छेड़ रहे हैं, ईडी भेज दो तो रिएक्ट करेंगे ना, इतना भी नहीं वो करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, आप कांग्रेस को पीछे करना चाहते हैं और कांग्रेस का फायदा करना। अरविंद केजरीवाल बार्गेनिंग करते कांग्रेस के साथ कि 13 पश्चिम बंगाल की सीटों में हमें इतनी दीजिए, मेरी सरकार है, दिल्ली में मेरी सरकार है, मुझे इतनी दीजिए। आप उनको अंदर कर देंगे तो उतनी हार्ड बार्गेनिंग अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे और सट कर रहेंगे कांग्रेस, क्योंकि उनको भी अब चुनाव में आपको हराना है, भाजपा को हराना है, क्योंकि उनको गिरफ्तार, एक IRS अफसर है, उनको गिरफ्तारी के कगार पे ले गए। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे, हेमंत सोरेन इंजीनियर है, रांची के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़े, उनको भी आप ये पौध आ रही है मोदी जी, ये पौध अगले ये 10 साल का जो है पूरा हिसाब मांगेगी वर्तमान सत्ता। तो ये जो 2 CM और 2 डिप्टी CM का खेल है, वो अब मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ईडी चुनाव तक लगता है, ईडी कहाँ किसको किसको अरेस्ट करोगे, जिसको अरेस्ट करोगे, जिसको भी अरेस्ट करोगे उसका पॉलिटिकल कैनवास बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। आप जिसको भी अरेस्ट करोगे उसकी लाइन आपसे बड़ी हो जाएगी। जिसको भी अरेस्ट, आम जनता को पता है ईडी, मैं यहाँ बंबई में ऑटो वालों से पूछता हूँ ये ईडी क्या करते रहते हैं, मोदी हंसते हैं सब, ईडी जबरदस्ती ईडी भेजते हैं, उनको पूरा पता भी नहीं ईडी क्या मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह से आती, और उन्हें पता है कि ईडी का आतंक जो है वर्तमान केंद्रीय सरकार जो है लोगों पर ला रही। तो अब मैं अपनी बात को फिर ये कहता हूँ, राम मंदिर, दोनों बातों को क्लब करता हूँ। राम मंदिर निर्माण आंदोलन 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। मेरा इरादा राम मंदिर को प्रणाम करने के बाद है, लेकिन मैं राम मंदिर या राम का बिल्कुल भी सवाल ही नहीं विरोध करने का, यूं भी मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, भगवान को मानता हूँ, रामायण मुझे याद है बहुत सारे,
यहाँ सब वेद पुराण लगे हुए हैं मेरे पीछे लाइब्रेरी में, हम स्टूडियस लोग हैं। तो आपको ये बोलना चाहते हैं कि चूंकि ये राम मंदिर निर्माण आंदोलन था, इसे 22 जनवरी को आप ही खत्म कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा। और जब आंदोलन खत्म हो रहा है तो नीचे आएगा उसका सारा ग्राफ, और वो अप्रैल मई तक उसका प्रभाव। मंगलयान चंद्रयान कहाँ चला, आपके दूसरे कार्यक्रम का प्रभाव 1-2 दिन में खत्म हो जाता है ना। आजकल शॉर्ट आपका मेमोरीज हैं, लोग छोटी बातें भूलने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राम कभी भूलने वाले, राम को कभी नहीं हम लोग भूल सकते। बचपन से राम मंदिर याद है, हनुमान चालीसा, फला चालीसा, बहुत सब याद है। लेकिन राम मंदिर निर्माण आंदोलन को याद करने का कोई प्रश्न नहीं, वो खत्म 22 जनवरी को, वो खत्म। और उसी के शोर में जो ईडी का आपने बहुत सारा प्रभाव डाल रखा है कुछ नेताओं पे, राजनीति पे, वो भी खत्म हो रहा है, मारे जा रहे हैं। तो ये जो आपका एक है एक तरीका कि राम और ईडी का खेल, मोदी जी दोनों फेल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।